नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मंगलवार है आज, तो हर्ष कुमार जी जुड़ रहे हैं। और हर्ष कुमार जी से हम बातें करेंगे नई पुरानी, देश विदेश की। और आप लोगों से अनुरोध करेंगे, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी अवश्य कर लीजिए। तो साहब, ये वैसे तो पार्लियामेंट में बड़ा हंगामा चल रहा है, आप देख ही रहे होंगे। जी। लेकिन पार्लियामेंट में हंगामे के साथ-साथ एक जो बड़ी हंगामेदार बात जो मुझे लगी, पार्लियामेंट की भी तो अभी हम बात करेंगे, हुँ, पार्लियामेंट की भी बात करेंगे, थोड़ी योगी जी की भी करेंगे, वगैरह-वगैरह, ये तो हॉट टॉपिक्स हैं ही। ये राहुल कंवल को एक बार फिर से क्यों कैंसल कर दिया एक बार फिर से कांग्रेस कहाँ ने? एक बार फिर से कहाँ कर दिया सर ये? राहुल कंवल के बारे में तो कांग्रेस वालों ने ये कहा है कि पिछली बार हमने बख्श दिया था इन्हें, लेकिन हम हुँ, इन्हें टेस्ट कर रहे थे, अभी ये टेस्टिंग मोड में थे हुँ, और उस टेस्ट में ये विफल हुए, कांग्रेस वालों का जो टेस्ट था, तो उसके बाद इनका फैसला हुआ है। और इसमें बताऊँ मैं आपको कि राहुल कंवल को बैन करने को लेकर कल सारा दिन झगड़ा होता रहा कांग्रेस में। क्योंकि आपको याद होगा कि इसमें पवन खेड़ा ने सबसे पहले ट्वीट किया और उसके हुँ, लगभग 6, 7, 8 घंटे तक किसी कांग्रेस के किसी भी लीडर की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी इस पे। इवन सुप्रिया सुले ने तो वो तो एकदम ढोल पीट देती है हर चीज का। उसका भी कुछ अता पता नहीं था। उसका भी ट्वीट पवन खेड़ा के कम से कम 8-10 घंटे के बाद आया कि भाई हाँ है, ठीक है, ये है चीजें। क्योंकि उसके लिए बाकायदा पूरी रणनीति तय करी जा रही थी कि उसमें कहना क्या है। फिर आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा भी हो, तो इन्होंने सॉरी पवन खेड़ा ने फिर एक दूसरा ट्वीट किया और इन्होंने ये रणनीति बनाई कि इस मुद्दे को इस तरीके से लिया जाए कि साहब ये जो एंकर हैं ये राहुल गांधी के जो रिलेशंस हैं या उनके जो विदेश में जो उनके मित्र हैं या सो कॉल्ड जो भी इनके फ्रेंड है, उनसे तो सब उनके बारे में तो सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जो मोदी जी की वाइफ है उनके बारे में सवाल पूछने की इनकी हिम्मत कब होगी? इस रणनीति को बनाने में इन्हें अरे 7-8 तो घंटे अब लगे। उसमें उसमें जो है वो मोदी जी कोई विदेश थोड़ी जाते हैं। बात हाँ, तो हाँ। विदेश जाने की हो रही है भाई, कि विदेश हाँ, क्यों जाते नहीं हैं आप? मैं जो जाते मैं तो हैं, आप मैं मैं नाम भी आपको लेता हूँ, उस देवी का नाम है वेरोनिका कार्टेली। हाँ, उसका नाम वैसे बदल के हुआनिका ही रख दिया गया है। हुँ, हुँ। नहीं, मैं तो आपको ये तो बता रहा हूँ कि कल कांग्रेस में इसे लेकर कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं थी। मैं जो कांग्रेस के अंदर बातें चल रही थी ना इसे लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ थी, क्योंकि आपको पता है कि जो इंडिया अलायंस वालों ने जो 14 लोगों की लिस्ट जारी की थी, बेसिकली वो कांग्रेस की लिस्ट थी। अगर आपने अशोक श्रीवास्तव जी या किसी और से बात की हो, तो वो कांग्रेस वालों की लिस्ट थी वो। बाकी समाजवादी पार्टी वाले सबसे बात कर रहे थे, टीएमसी वाले सबसे बात कर रहे थे, सब लोग इनके कार्यक्रमों में जा रहे थे। तो वो कांग्रेस की अपनी एक बनाई हुई लिस्ट थी, फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई। और वो ये यही काम इन्होंने राहुल कंवल को लेकर किया और इसमें पवन खेड़ा ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। उसके बाद सारी चीजों को चैनलाइज करने के लिए, फिर ऊपर तक बात पहुंचाने के लिए, फिर इस मुद्दे पे क्या बोलना है, क्या स्टैंड लेना है और फिर किस तरीके से आगे सोशल मीडिया पर इसे वायरल करना है, उसमें इन लोगों को फिर समय लगा। तो इसलिए कल ये शाम तक जाके फिर आपने देखा होगा कि जो बाकी लीडर्स हैं इनके, उनके भी फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट आने शुरू हो गए। और राहुल कंवल ने, देखिए, मैं वैसे तो राहुल कंवल को मैं बहुत बड़ा जानकार कोई पत्रकार मैं मानता नहीं हूं। हुँ, आपने अगर देखा हो राहुल कंवल की एंकरिंग को, उसे केवल हर चीज की एक बेसिक जानकारी है, जो लगातार एंकरिंग करने के बाद वो किसी को भी हो सकती है। उसे कोई ऐसा नहीं है कि उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं या हिस्ट्री बैकग्राउंडर इसकी बहुत बढ़िया उसका कोई अपना इतिहास है। ऐसा तो वो है नहीं कि वो बहुत वेल प्रिपेयर्ड होके आता है, इस तरह से तो है नहीं। लेकिन ये है कि अमित शाह लोकसभा चुनाव के बाद फर्स्ट टाइम किसी चैनल पर आए थे, ये बात सही भी है और इससे वो काफी उत्साहित था। और क्वेश्चंस जो उस समय अमित शाह से पूछे जाने चाहिए थे, वो सारे के सारे आज तक वालों ने तैयार किए हुए थे कि हमें सब मुद्दों पर पूछ लेना है। अब वो जो है वो मामला जो हो गया ना बाहर वाला, और वो सामने एक जो कोई गेस्ट बैठा हुआ था, उससे जो माइक अमित शाह ने कह दिया कि भाई उनके पास माइक ले जाके पूछोगे राहुल जी विदेश क्यों जाते हैं, मेरे से क्यों कहलवाते हो, वहां मामला गड़बड़ हो गया। ये कहते हैं ना कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया।
ये प्लानिंग नहीं थी। प्लानिंग तो यही थी कि हम राहुल गांधी के बारे में पूछेंगे, और उसने पहले ही कह दिया था राहुल कंवल ने कि भाई हम तो राहुल गांधी को भी बुलाना चाहते हैं अपने शो में, और वो हम कई सालों से हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे इंडिया टुडे का जो कॉन्क्लेव है आप उसमें आइए, लेकिन वो आते ही नहीं है। तब उसके बाद फिर वो सब चीजें आगे बढ़नी शुरू हुई, और फिर अमित शाह ने जो है जिस तरह से कह दिया, हालांकि अमित शाह का जो मामला था, अमित शाह का मुझे लगा जो इशारा था वो जो ये जॉर्ज सोरोस एंड पार्टी है, जो टूल किट है, जो जहां से इन्हें टिप्स मिलती हैं, उनका इशारा उसकी तरफ था। अरे मुझे नहीं नहीं नहीं, वो वेरोनिका वेरोनिका वो हुआनिता विंची की तरफ था। आप नहीं जानते नहीं वो हुआनिता तो विंची कौन है? वो नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन वो जो बात उस गेस्ट जो सामने बैठा था जब उसने क्वेश्चन किया, उसके बाद अमित शाह जो है हंसे हैं। वो अपनी तरफ से उन्होंने इसमें कोई ना तड़का लगाया, ना इसे कोई कि ऐसा है कि उन्होंने किसी को उसे स्वीकार कर लिया या उसको हामी भर दी कि हाँ ये सही कह रहे हैं। वो थोड़ा सा उनके चेहरे में मुस्कुराहट जरूर आई है, लेकिन ये मजेदार हुआ, ये बड़ा प्रकरण हुआ। हमने कल मजेदार हुआ वीडियो लेकिन बनाया, हमारा नहीं। वीडियो वायरल हो गया जैसे ही डला ये तो मजेदार हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा मजेदार जो इन लोगों ने जो कार्टून पंथी की है। खैर, राहुल गांधी तो जानने जाते हैं इस तरह की बेवकूफियां करने के लिए, लेकिन प्रियंका गांधी उनसे भी आगे निकल गई। वो थैला लेके जो घूम रही हैं। थैला लेके घूम रही है, उस पर आज योगी जी ने कमेंट किया। पता है आपको क्या किया योगी जी ने कमेंट? ना योगी ना, जी ने योगी जी कमेंट ने किया कि मैंने नहीं एक देखा। सांसद जो है वो फिलिस्तीन का थैला लेके घूम रही हैं, लेकिन हम्म हम आजकल यूपी से लड़कों को इजराइल भेजते हैं हम्म आधुनिक तकनीक सीखने के लिए। अरे योगी जी तो कमाल कर रहे हैं। योगी जी जो कल विधानसभा में बोले, वो तो कमाल की स्पीच थी साहब, आज गजब और भी एकदम। बोले, कल का तो अभी डिस्कस करेंगे। आज पता है क्या बोले? और आज का मैंने सुना नहीं है उनका। आज जी। कह रहे हैं कि शफीकुर रहमान बर्क और उनका बेटा जियाउर रहमान बर्क, बेटा नहीं उनका पोता है वो, हाँ हमेशा तुर्की टोपी पहनते हैं, यानी जो तुर्की के मुस्लिम टोपी पहनते हैं। हालांकि हाँ। आजकल तुर्की के लोग वही टोपी पहनकर जोकर बनकर आइसक्रीम बेचने का धंधा कर रहे हैं। हम्म। फिर कहते हैं कि शफीकुर रहमान से पत्रकारों ने एक बार उनकी टोपी के बारे में सवाल किया था। तब शफीकुर रहमान बर्क ने कहा था, मैं बाबर का वंशज हूँ, मैं तुर्कों का वंशज हूँ। हालांकि पता नहीं हम्म। कौन सा तुर्क सरदार संभल में इनकी दादी के घर रुक गया था। असल में क्या है संजय जी, कल योगी जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी। वो जब संभल का जिक्र कर रहे थे कल, उन्होंने जो है सारी चीजों का 1 बाय 1 किया था। बहराइच का भी, संभल का भी, कुंदरकी का भी, सबका 1 बाय 1, इवन इवन शेखर यादव का भी। हर मुद्दे पे वो बारी बारी बोल रहे थे। तो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि ये लोग जो कुंदरकी की हार का हल्ला मचा रहे हैं ना, तो उन्होंने ये कही थी कि ये लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि वहां मुसलमान जो है, उस मुसलमान में देश और विदेश की एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि ये यहाँ का हाँ, मुसलमान है, ये बाहर का, देसी ये मुस्लिम शेख और है। विदेशी मुस्लिम। हाँ, और शेख और पठान जो है, वो सब लोग जो है उन्होंने हमें वोट किया, वो जानते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे। योगी जी ने ये बात कही। योगी जी तो योगी जी हैं। अब तो योगी मुझे जी लग रहा है तो कि लोकसभा चुनाव के बाद एक दूसरा योगी देखने के लिए मिल रहा है, आप ये मानिए। आप ये अलग योगी है, ये किसी लाग पॉलिटिकल डांट के लुक अलग। बिना किसी जिसको कहते हैं ना वो पॉलिटिकल करेक्टनेस जरा सी भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं है। बिल्कुल वो स्पष्ट बात उन्होंने कहना सुखी उन्होंने कहा रहना। था कि मुझे अल्लाह अकबर कहने की क्या जरूरत है, मेरा काम तो हम्म राधे राधे और जय श्री राम से चल रहा है, हर हर महादेव से चल रहा है। मुझे हम्म। क्या जरूरत है, बोल जिन्हें बोलना है बोल ले, मेरा तो काम इन्हीं से चल रहा है, मैं इन्हीं मानता आया हूँ। मुझे जरूरत नहीं है अल्लाह अकबर कहने की। हाँ, योगी जी का तो मामला बहुत आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन पार्लियामेंट में जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने किया वो भी कम नहीं था। मतलब ये लोग तो पूरी तरह से अपनी जड़ें खोदने में लगे हुए हैं, और इसीलिए इंडी अलायंस जो है वो कह रहा है कि साहब इनके साथ नहीं रहेगा। अब ये बात जो है वो जो पत्रकार आगे बढ़ाते हैं उनको लेके ये लोग नाराज हो जाते सर, ये बात तो हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस की थी। आपको याद होगा कि मैंने आपसे ये कहा था कि ये अकेले पड़ गए हैं, और ये इस वाले सेशन के बिल्कुल शुरुआत के पहले या दूसरे दिन में ही ये अकेले हो गए थे, जब समाजवादी पार्टी वालों ने ये कह दिया था कि भाई हमारे लिए संभल का मुद्दा इंपॉर्टेंट है और आप अडानी अडानी चिल्लाते हैं। और कल तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया मामला। अब तो ईवीएम का भी मुद्दा नहीं उठा सकते ये।
ईवीएम को लेकर ये कहीं भी कोई बात नहीं कर सकते, उसमें समाजवादी पार्टी और ये क्या नाम टीएमसी वाले सभी लोगों ने कह दिया है। इवन अरे उमर उमर अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, हाँ उमर अब्दुल्ला का तो बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट तो उसी का ही है, वो तो इनके घर का आदमी था, वो तो पारिवारिक दोस्त हैं राहुल गांधी के और गांधी फैमिली के। उनका कह देना उसके बाद मुझे लगता ही नहीं है कि इस मुद्दे को ये ओपनली उठा पाएंगे। वरना मैं आपको बताऊं कि ये पार्लियामेंट में भी प्रियंका और राहुल ईवीएम पर ही बोल रहे होते, लेकिन ये समझ गए हैं कि जो बाकी इंडी अलायंस है उसके सेंटिमेंट्स जो है वो ईएम को लेकर क्या है, कोई इस बात को मानने के लिए तैयार है नहीं ईवीएम वाले मुद्दे को लेकर। वो तो बात है ही मजाक की साहब। हाँ, आप अभी अभी जो है वो चारों तरफ ऐसे घूम रहे हो कहते हुए कि साहब हमने हरा दिया, हमने मोदी का अहंकार चूर चूर कर दिया। तुमने मोदी का अहंकार भाई इसी ईवीएम से तो चूर चूर किया है। ये अलग बात है कि सरकार फिर भी मोदी की ही बनी है, लेकिन आप अब कहते हो कि आपने अहंकार चूर चूर कर दिया मोदी का। अमित बिल्कुल शाह ने उसी में राहुल कंवल के इंटरव्यू में कहा तो है कि ये पहला आदमी है जो अपनी पराजय से जो है अहंकारी होता हाँ, बताइए। है। पराजय से ही इतना अहंकार आ गया उसको, कहीं जीत जाए तो पता नहीं क्या करेगा। ये मोदी जी ने भी कहा अपनी स्पीच में कि कुछ लोग जो है वो हार हार के जो है उसमें अपनी जीत सोचते हैं कि वो बहुत बड़ा तीर मार दिया उन्होंने, हार से ही खुश होते रहते हैं। वैसे जो है मोदी जी की जो स्पीच रही इस बार संजय जी, मुझे लगता है कि पिछले काफी समय से इस तरह की स्पीच मोदी जी ने दी नहीं। वो पहले मैं तो 2-3 मिनट में ही उन्होंने ऐसा समा बांध दिया था कि गजब बोले मोदी जी, बहुत बेहतरीन। हाँ, वो तो अब ये मुद्दा ही ऐसा लेके आए हैं। अब आप ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दे पर अगर आप चर्चा करोगे तो आप पिटोगे ही पिटोगे ना। हाँ, अब ये 3 दिन से यही चल रहा है, ये सारे इनके वो जो है कारनामे सब, हर आदमी एक ही बात बार बार कह रहा है। सबसे ज्यादा तो वो पहले वाला मामला, वो जो के वहां के जो है उसे बुला के, वो कौन थे वो मुल्ला जी, उनको वहां का असम का हाई कोर्ट का वो बना दिया था चीफ हाँ, जस्टिस, बहरुल इस्लाम, वो जस्टिस बहरुल हाँ इस्लाम, बहरुल फेमस इस्लाम केस है वो। वाला। उस मामले को तो इतने लोगों ने कोट कर दिया, इतने लोगों ने कोट कर दिया कि मुझे लगता है कि अब डीवाई चंद्रचूड़ को लेके जो ये हल्ला सारा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम मचा रहा था, अब उसकी भी हवा निकल गई और है इस लेफ्ट मामले से। लिबरल इकोसिस्टम क्या, जस्टिस कृष्णा अय्यर जो थे वो तो मिनिस्टर थे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में हाँ, केरला की। और मिनिस्टर से फिर उनको जो है वो कम्युनिस्टों की जब पावर आई 67 में, जब वो इंदिरा गांधी के सपोर्ट में आए, उसके बाद उन्होंने उनको जज बनवा दिया केरला में और उसके हाँ, बाद सुप्रीम कोर्ट में आ गए। तो ये तो संविधान के मामले पे तो ये गिरेंगे, इस पे तो चर्चा ही बिल्कुल ये इन्होंने गलत फिक्स करवाई है। इसमें तो ये क्या कहते हैं ना कि ये मरा हुआ सांप गले में डाल के घूम रहे हैं, ये कहानी कुछ और ही बन गई इसकी, तो उल्टा हो गया इनके लिए। और ऊपर से दूसरी बात और भी मजे की ये हो गई कि उन्होंने जो मनुस्मृति वाला किया था वो सुधांशु त्रिवेदी ने कल धो दिया पूरी तरह से इनको। सुधांशु त्रिवेदी ने गजब बोला, बहुत बढ़िया बोला, सही कह दिया। उन्होंने तो कह दिया कि ये हमारे जो है ये मौलवी संस्कृति वो चलाना चाहते हैं यहाँ पे, बोलने मुल्ला से लेकिन। स्क्रिप्ट, हाँ, मुल्ला स्क्रिप्ट मौलवी स्क्रिप्ट। इसका मुल्ला स्क्रिप्ट बनाने का, मुल्ला स्क्रिप्ट संविधान में मुल्ला स्क्रिप्ट चलाने का काम तो कांग्रेस ने किया है पूरा, तो वो है। अभी मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, अभी थोड़ी देर में अपलोड होगा। अच्छा, तो वो प्रियंका के बारे में, प्रियंका वाली स्पीच तो आपने भी सुनी होगी संजय जी, कुछ कुछ हे बताइए उसमें भगवान, जरा, आप अपना जो ज्ञान दीजिए। और प्रियंका का एक बयान बड़ा हास्यास्पद लगा, जब वो लोगों ने मोदी जी की स्पीच के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि बहुत ही बोरिंग स्पीच थी। इसका मतलब जो है वो अच्छी वक्ता तो है ही नहीं, वो अच्छी लिसनर भी नहीं है। उन्हें सुनने के लिए भी जो एक आदमी को आदमी को एक अच्छे ज्ञान की आवश्यकता होती है ना, कि कोई आदमी क्या कह रहा है, कितनी गंभीरता से बोल रहा है, वो भी जो है उसके अंदर कुछ नहीं है। डफर अब आप क्या एकदम जिसे कहते हैं। राहुल गांधी से भी मुझे तो लग रहा है बहुत निराशाजनक इसका रहा है अब तक का, जितना भी अपीयरेंस है 15 दिन का जो पार्लियामेंट में, बहुत अपनी खराब है। सरकार कोई अपनी सरकार की आलोचना कर दे, उससे और क्या आप चाहते हैं। इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें शायद यही नहीं पता कि कहाँ इनकी सरकार है, कहाँ इन्हें क्या बोलना चाहिए, बेसिक आइडिया नहीं। और वो रविशंकर प्रसाद ने बड़ा बढ़िया कहा था उस दिन जब राहुल गांधी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई अपना ट्विटर ठीक कर लो, ये ट्विटर गलत है, आपको गलत बता रहा है। वो बात बिल्कुल सही, रविशंकर प्रसाद बड़ी प्रमाण वगैरह सब लेके आए थे और बड़ा उन्होंने सही कहा
कि राहुल गांधी का जो ट्विटर है वो वही आके यहाँ बताने लगते हैं, उन्हें ट्विटर बदल हाँ, लेना तो वो चाहिए। लोगों ने करेक्ट किया बाद में रविशंकर प्रसाद को भी कि ट्यूटर नहीं हैंडलर बोलो। सही बात है, हैंडलर शब्द सही है इन लोगों के लिए। ये हैंडलर है ये। अच्छा 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 सर, एक मजेदार बात बताता हूँ मैं आपको। उस दिन जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो आपको ध्यान होगा कि उन्होंने जो वो कहानी शुरू की थी एकलव्य वाली, तो उन्होंने ये बताया कि एक जंगल था, उस जंगल में एक लड़का था, जब मैं छोटा युवा सा था। हाँ, 6-7 साल का युवा था। 6-7 साल का युवा था। तो उन्होंने ये कहा, एक बड़ी बात दिलचस्प कही थी, किसी ने उसको समझा नहीं कि वो कहना क्या चाह रहे थे, वो खुद ही मिस कर गए। वो ये कह रहे थे कि जब मैं छोटा सा था तो यहाँ दिल्ली में बहुत सारा जंगल था, एम्स जहां बना हुआ है, एम्स से आगे सारा जंगल था। इधर जब गुड़गांव की तरफ चलते थे तो सारा का सारा जंगल था एम्स से आगे। तो वो कायदे से जिसने उसे सिखाया था, उनके हैंडलर ने उन्हें ये बताया था कि भाई ये जो गुड़गांव की तरफ जो जंगल चलता है, इसी जंगल में कहीं वो एकलव्य और द्रोणाचार्य वाला घटनाक्रम हुआ था, तो तुम ये बता देना। तो उससे लोग और ज्यादा ऑथेंटिक समझेंगे कि राहुल गांधी ने जो है उसकी देखिए भौगोलिक स्थिति क्या थी वो भी काफी हद तक बता दिया। इतने बड़ा ज्ञान है राहुल गांधी को, लेकिन वो मिस कर गए। अब ये बताइए कि वो पहले तो ये बता रहे हैं कि एम्स से आगे जो है सारे में जंगल था, और फिर जो है कहानी जो है पता नहीं कहाँ की कहाँ लेके चले गए कि वो एक लड़का था, युवा था, फलाना था। और उससे सबसे मेन चीज, अब तो इन्होंने भाजपा वालों ने एक तरकीब ढूंढ ली है, जैसे ही राहुल गांधी का टेम्पो बनने लगता है ये उसे तुरंत बीच में काट देते हैं। ये नई रणनीति बनाई है इन्होंने कि उसकी कोई भी बात पकड़ ली, जैसे वो युवा वाली थी कि 6 साल का भाई युवा नहीं होता, ये तो किरण रिजिजू वगैरह ने उसे टोक दिया, तो वो फिर वहां डिरेल हो गया। उस चक्कर में वो राहुल गांधी ये भूल गया कि वो कुरुक्षेत्र, वो जो जंगल था जहां पे द्रोणाचार्य वो एकलव्य अभ्यास करता था, वो गुड़गांव की साइड में एम्स से आगे का जो जंगल था, इसी हिस्से में कहीं पे वो करता था, वो भूल गया ये बात कहनी। और वैसे सर गलत एक, है उनका वो कहानी नहीं वो तो वन खैर पर्व की। गलत, वो तो जो भी है उसे जो बताया गया उसने तो बता ही दिया। उसे तो पट्टी पढ़ाई गई थी, उसे क्या पता। उसे तो पिछली बार अभय मुद्रा थी, उसमें से एक अंगूठा कटवाना था, और क्या है। इतना सा लॉजिक था उसके पास, और कोई लॉजिक था ही नहीं है। इतना मूर्ख आदमी है। अब आप ये बताइए कि वो जरासंध के सेनापति का लड़का था। अब मान लीजिए कल को आपके उसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं। और जरासंध जो था वो उसने मथुरा के ऊपर 17 बार आक्रमण किए और वो कौरवों का भी शत्रु था। अब शत्रु के सेनापति के लड़के को आप ट्रेनिंग दे दोगे? हाँ, कल को जो यहाँ पे जो आसिम मुनीर है, आपके पाकिस्तान का जो सेनाध्यक्ष है, उसका लड़का यहाँ आ जाए आपके और आईएमए में ट्रेनिंग आप दे दोगे क्या किसी पाकिस्तानी को? हाँ, कौन देगा, बिल्कुल सही बात है। आप अपने जो सीक्रेट्स हैं और अपने जितने भी आपके मिलिट्री आपके ऑपरेशनल जो आपके प्लान्स हैं, वो सब आप किसी शत्रु से शेयर कर लोगे? बिल्कुल। कर लोगे क्या बताइए? आप किसी पाकिस्तान वाले हाँ से शेयर हाँ, कर लोगे? ऐसे तो कोई भी सीखने के लिए आ जाएगा कल को। सही कहा आपने, पाकिस्तान का अच्छा उदाहरण दिया। पाकिस्तान में से कोई भी आ जाएगा, वे हमें मुझे ट्रेनिंग लेनी है यहाँ से, हाँ साहब, मुझे जो जैश ए है मोहम्मद वाला आ एनडीए। जाएगा, कहेगा हमको ट्रेनिंग दे दोगे? सही बात है। और ये एकलव्य बाद में इसका वध श्री कृष्ण ने किया था। क्योंकि ये द्वारका पे भी एक हमले में शामिल हो गया था कि द्वारका पे हमला करने चला गया था। तो ये तो शत्रु था, तो भाई शत्रु को आप कैसे ट्रेनिंग दे देंगे? शत्रु को तो आप जो है आपका यही प्रयास रहेगा कि भई जैसे भी उसको आप डिसेबल कर सकें वैसे कीजिए। बिल्कुल तो बिल्कुल, यही ये जो है और यही तो राजनीति है, यही तो पॉलिटिक्स यही है और क्या। राजनीति है, कूटनीति है। हाँ, और वो साहब के साहब वो ट्राइबल था और ये था। अरे हिरण्यधनु का बेटा था और हिरण्यधनु सेनापति था और हिरण्यधनु ट्राइबल नहीं था, निषाद था। मछुआरा। आज भी निषाद को ट्राइबल नहीं मानते। हम्म। तो खैर इससे तो कोई लेना देना उनका है नहीं। अ, लेकिन जो वो मनुस्मृति और मुल्ला स्क्रिप्ट वाली जो बात हुई ना, उस पे तो पूरी तरह से ये बैकफुट पे आ चुके हैं। जी, बिल्कुल।
और जब एक एक चीज और लोगों ने नोट नहीं की है, जब मोदी जी बोल रहे थे तो ओम बिरला ने टोका राहुल गांधी मोबाइल पे गेम खेल रहे थे, पता नहीं क्या करते थे। उन्होंने कहा कि अरे भाई वो माननीय सदस्य मोबाइल मत चलाइए, तो वो स्क्रीन तो दिखाई नहीं कि वो मोबाइल कौन चला रहा है। तो कैमरा फोकस हुआ मोदी जी, उनके पीछे जो है वो बैठे हुए थे किरण रिजिजू, तो बराबर में बैठे हुए थे शायद अश्विनी वैष्णव। किसी ने पूछा रिजिजू से किससे बारे बात कर रहे, तो किरण रिजिजू ने कहा राहुल गांधी ये चला रहा है मोबाइल आगे बैठा हुआ। आप इनका जो बार बार मैं आपके चैनल पर पता नहीं कितनी बार कह चुका हूं कि सर इनका जो माइंड सेट है वो कि हम जो सामान्य भाषा में कह देते हैं कि जो सामंती सोच है इनकी, राजाओं वाली सोच है, सर ये उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। ये जब तक उसके अंदर रहेंगे ना, वो जो घमंड रहेगा कि मोदी बोलेगा तो मैं ऐसे बैठूंगा, मेरी बॉडी लैंग्वेज ये रहेगी, मैं चेयर पे, पिछले वाली चेयर पे ऐसे कंधे पे ऐसे हाथ रख के मैं ऐसे बैठूंगा कि मैं डरता नहीं हूं। ये जो एटीट्यूड है ना इनका, इसका जब तक एक एक इनको झटका नहीं दिया जाएगा ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। और वो सब तभी आएगी जब एक बार ये अंदर जाए, और अंदर इन्हें भेजता नहीं है कोई। ये है। ये किसी दिन जो है ना योगी जी के हत्थे चढ़ गया ना, तो इसको पता चल जाएगा। सर योगी जी को नहीं करने देंगे। आप याद कीजिए योगी जी तो पता नहीं क्या कर देते। आप जब कृषि कानून वाले हुए थे, राकेश टिकैत रोया था, सर योगी जी तब भी करने वाले थे, लेकिन ये दिल्ली वाले करने नहीं देते ना योगी जी को। योगी जी के पास तमाम वो भी। आजकल योगी जी के कंधे से थोड़ा भार हट गया दिखता है। आजकल तो वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले रहे हैं। ले तो रहे हैं देखा सर, नहीं है लेकिन वो जब गाजियाबाद में आप ये कैसे बताइए दौड़ा ना। दौड़ा के हो गया था अभी, और टिकैत भाग गया वहां से। अरे वो तो उसने तो उस दिन ये सोच लिया था कि अगर आज तू यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया राकेश टिकैत में, तो फिर तुझे नहीं छोड़ेंगे। योगी जी पता नहीं क्या क्या निकाल के तुझे लंबे समय तक बंद कर देंगे। वो तो भाग गया वहां से, बड़ी मुश्किल से बची इस जान उस हिंदू। तो मैं सर यही कहना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ कोई मामला बनेगा भी, या किसी भी तरीके से जैसे आपने कहा कि योगी जी कर सकते हैं, तो सर उन्हें करने नहीं दिया जाएगा। और मामलों में भले ही कितना भी खुल के खेल लें, जब राहुल गांधी का मामला आता है, ये राहुल गांधी के मन में ये बात बैठ चुकी है। मैं बार बार कहता हूं ये अपने वीडियोस में भी, उसके मन में ये बात बैठ चुकी है कि तुम कुछ भी कह लो, तुम्हें ना तो इस देश में कोई कोर्ट अंदर भेज सकती है और ना कोई सरकार भेज सकती है। ये उसके दिमाग में बात बैठ गई है। और मैं आपको बताता हूं कि ये बैठी क्यों है। ये तभी से बैठी हुई है, जब आपको याद होगा नेशनल हेराल्ड और वो सब मामले चले थे और बड़ा हल्ला मचा था कि राहुल गांधी, आपको याद होगा ट्वीट किया था राहुल गांधी ने कि ईडी आने वाली है मेरे मेरे घर पे रात के टाइम में, जब वो क्या वायनाड से रात के समय 2 बजे ट्वीट किया था, तो मैं उनका स्वागत करता हूं, इस तरह की जो बातें कही थी। उसके बाद से राहुल गांधी फुल कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, और इसीलिए वो खुल के बोलते हैं। वो जो भी बोलना है जहां पर भी, वही बात वो सड़क पे कहते हैं, वही वो संसद में कहते हैं। और एक बार इनको झटका दिया जाना जरूरी है। और इन्हें बीजेपी वालों को ये लगता है कि ये वही काम हो जाएगा कि साहब जैसे इंदिरा गांधी को चरण सिंह ने अरेस्ट करवा दिया था, कि साहब वही बड़ी गलती हो जाएगी, और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी 2-2.5 साल में जैसे उभर के सामने आई, ऐसा हो जाएगा। ये इन लोगों की गलतफहमी है। लोग चाहते हैं कि एक बार आप ढंग से इलाज तो करो, लेकिन ये करते ही नहीं है। तो झेल लो फिर उनको, वो तो ऐसे ही कहेगा कुछ का कुछ। लेकिन अभी जो इस डिबेट में जिस तरह से दिख रहा है, उसमें ये सीधे-सीधे जैसे सुधांशु त्रिवेदी पूरा ज़िम्मी और जज़िया का उल्लेख ले आए अपने भाषण में, और जिस तरह से योगी जी जो हैं वो बता रहे हैं सारा का सारा। योगी जी ने एक बात बड़ी ज़बरदस्त कही, आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया? कि साहब कि हाँ, सभी के लिए कानून बराबर होने चाहिए। हाँ, योगी जी का तो ये है कि सबके लिए बराबर कानून, किसी को कोई विशेष प्रिविलेज नहीं, कोई विशेषाधिकार नहीं। वो सबके सर लिए इस कानून वो उन्होंने बराबर कहा है ना होने कि चाहिए। जब उन्होंने ये शरीयत कहा ना, नहीं चलेगी, हाँ उन्होंने कहा औरंगज़ेब कि ये और बाबर बाबर का औरंगजेब से चलेगा। नहीं चलेंगे। हाँ, हम अब तो पता बुद्ध नहीं और हमारे रामकृष्ण से चलेंगे, रामकृष्ण और बुद्ध से चलेंगे हम तो। हमारे मोदी जी को भी थोड़ा कुछ स्टैंड लेना चाहिए इसके ऊपर। यही तो बात सर हम कह रहे हैं कि इस तरह की कुछ चीजें करनी चाहिए ना, इसमें थोड़ी सख्ती दिखानी चाहिए। हम कह तो रहे हैं कि भाई 240 आने के बावजूद भी आप खुल के खेल रहे हैं, लेकिन कुछ एक एक दो ऐसे काम आपको करने पड़ेंगे, जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा रिस्क आपको उठाना पड़ेगा। रिस्क उठाने में कई दफा
विफलता भी मिलती है और ऐसी सफलता भी मिलती है कई बार आपको कि आप सारी चीजें पीछे चली जाती हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि इसमें कुछ ऐसा स्टैंड लिया जाना चाहिए, और बहुत सारे मुद्दे हैं, एक नहीं, उसमें क्लियर कट मैसेज जाना चाहिए। ये जो दबी छिपी पॉलिटिक्स होती है ना, इससे कुछ फायदा नहीं होता है। सामने वाले का जो एक झटका देना जरूरी है ना, वो जरूरी है। अब देखिए मायावती मायावती क्यों खुल के नहीं बोलती है? मायावती जानती है कि वो एक उनकी नब्ज है, तो उन्हें भय है, लेकिन राहुल गांधी को इस बात का भय नहीं है। उन्होंने कई बार इस चीज को टेस्ट कर लिया कि भाई मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे पे हाथ डालने की लोगों की हिम्मत है नहीं, तो इसलिए वो इसी तरह से बोलता है। और प्रियंका को भी यही पट्टी बढ़ा दी है। प्रियंका का जो भाषण था वो तो ऐसे ही था कि जैसे सुनीता केजरीवाल बोलती है, अरविंद केजरीवाल बोलती है, दोनों ऐसा लगता है एक ही आदमी बोल रहा है। ऐसे ही वो प्रियंका बोल रही थी और ऐसे ही लगता है कि राहुल गांधी। शुरू के मुझे लगता है कि 30 सेकंड के बाद ही वो जो है संभल बहराइच और उस पे हाथरस पे आ गई थी, 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर ही। तो तभी वो क्लियर हो गई थी चीजें कि वो अपने भाई से जो है इधर उधर जाने वाली है नहीं, और जो मुद्दा है संविधान है उससे उन लोगों को लेना देना है नहीं। वो तो मैंने जो कहा कि साहब कि ये मुद्दा ही गलत है, इनके लिए तो ये घाटे का ही सौदा बनेगा हमेशा। इस पे तो पूरी दुनिया जानती है कि इन्होंने क्या-क्या किया है संविधान के लिए और संविधान के साथ। और आज भी आप बताइए, फिर वही संविधान चिल्ला रहे थे जब वन नेशन वन इलेक्शन का संशोधन लाया जा रहा है। फिर से संविधान चिल्लाने लगे। अरे भई, संविधान के अंतर्गत ही तो लाया जा रहा है। वो तो संविधान अर्जुन राम में मेघवाल ने क्लियर कर दिया, बिल्कुल सारे एक क्लॉज और बता बता दिए दूँ उन्होंने। आपको और दर्शकों को ये भी बता दूँ कि संशोधन का और मनुस्मृति में संशोधन का प्रावधान है, शरीयत में नहीं है। मनुस्मृति के 12वें अध्याय में ख़्याल से 112वाँ 113वाँ या उसके आस-पास कोई श्लोक है, जो पूरा प्रोसीजर बताता है कि कैसे आपके इसको जो है वो हर 3 जनरेशन में कि इसको संशोधित किया जाना चाहिए। हर 3 जनरेशन में मनुस्मृति आप संशोधित करें। तो अब उसको यदि किसी ने राहुल गांधी ने संशोधित नहीं वीडियो किया, हमारा देख लिया और खुश हो जाएगा कि तो मैं जो हम कह रहा था सही कह तो रहा था। संविधान ने मनुस्मृति की अच्छी चीज़ें लगा ली हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र हाँ देवता, ये मनुस्मृति का है। हाँ धर्मो रक्षते रक्षिता, मनुस्मृति का है। और ये भी मनुस्मृति में है कि ब्राह्मण जो है वो शूद्र बन जाएगा, यदि अपने धर्म अनुसार आचरण नहीं करेगा, और शूद्र जो है वो ब्राह्मण बन सकता है, मनुस्मृति में बन सकता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स कर दिया है। तो भई इसकी भी कुछ प्रावधान करो। मैं तो शूद्र बनना चाहता हूँ बहुत बुरी तरह से। योगी योगी जी ने कल क्या कहा माता प्रसाद पांडे से कि भाई आप तो जो है कुलीन ब्राह्मण हैं, और आप ये हुँ, बताइए आप तो पुराण को मानते हैं, और पुराण में कहा गया है कि विष्णु जी का 10वां अवतार जो है वो संबल में होगा। बिल्कुल है ये। विष्णु पुराण में स्पष्ट है। हाँ लेकिन सर संभल में बड़ा कमाल हो गया। देखिए वहां वो मस्जिद के नीचे ढूंढ रहे थे, वहां मंदिर कहाँ मिला। 48 ईयर्स से जो मंदिर बंद पड़ा नहीं, नहीं, हुआ था, वो कैसा मंदिर देख कैसा नहीं। मस्जिद में तो है ही वो मस्जिद तो। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वहां पे चमत्कार देखे ना क्या हुआ, कि ढूंढ रहे थे कहाँ और क्या चीज क्या निकल के सामने आई है। वो अभी एक एक और नया। मंदिर मिल गया वहाँ तो। आज अभी आया है कि एक और मंदिर मिल गया। अच्छा नहीं, वहां तो हुँ। मंदिर मिलेंगे सर। वहां तो 1947 से संभल जो है, मेरा मानना है कि आप तो खैर उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, आप ज्यादा जानते हैं कि वहां पे 1947 से एक रिकॉर्ड है कि संभल में इतने सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, इतने मंदिर वहां तोड़े गए हैं, और मेरे ख्याल में यूपी में हिंदुओं के पलायन का सबसे बड़ा जो सेंटर है वो संभल है। अब बताते हैं कि 19-20 फैमिली कुल है, कोई कोई पंडित नहीं है वहां पे जो आके पूजा पाठ करा दे मंदिर में, ऐसा कोई मिला नहीं पुरोहित फैमिली का संभल में। कोई रस्तोगी जी हैं, उनको योगी जी ने जो है वहां का केयर टेकर बनाया कि भाई आप यहाँ पूजा वूजा करवाओ और थोड़ी सी व्यवस्था रखो, सीसीटीवी कैमरे हम लगवा देते हैं। ये हाल है। 247 के करीब लोग संभल में मरे हैं 47 के बाद से दंगों में, 247। ये सबसे पहले रिकॉर्ड है। मैंने ही तो खुलासा किया था उसका। अच्छा सबसे पहला वो जो पूरा जो
खोजी जो खोजी रिसर्च थी, वो जयपुर डायलॉग्स की हुई थी। उसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना के पूरे डिटेल दिए थे 1947 से लेके उसको, जो वो योगी जी बोल रहे हैं वो उसी रिसर्च से बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि उसके बाद फिर कई लोगों ने फिर वो कॉन्टैक्ट किया होगा, तो फिर उनको भी वो रिसर्च मिल गई होगी, तो फिर उसके बाद हाँ, फिर उन्होंने खोजबीन हुँ, हुई होगी, उस पे देखा होगा। हुँ। हाँ, सही बात है। देखिए, संभल में तो बिल्कुल स्पष्ट है, कलयुग का अंत तो संभल से ही होना है, और मुझे लगता है उसका आरंभ योगी जी ने कर दिया है। हाँ, और वहाँ पे जो एक के बाद एक जो अब मंदिर निकलने शुरू हुए हैं, ये सब उसी को एक तरह से एंडोर्स कर रहे हैं कि भाई बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है, अब यहाँ हर कोने में मंदिर निकलेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये बताएँ जी। कि ये जो संभल में हो रहा है, और जैसा जो कुंदरकी में हुआ या मीरापुर में हुआ, मुसलमानों में आपस में टंटे हो गए। अगले उत्तर प्रदेश चुनाव में, आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आपको लगता है क्या कि इस तरह का कुछ और संभव है? नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। मीरापुर वाला और आपने सही कहा कुंदरकी वाला जिस तरीके से हुआ है, हो सकता है कि आने वाले समय में और चीजें इस तरह की देखने के लिए मिले। लेकिन अभी टाइम है, उसमें अभी कहा नहीं जा सकता किन किस तरह से होगा। और इस पे ये भी डिपेंड करेगा कि इनका विपक्ष वालों का कैसे हिसाब किताब बनता है, कांग्रेस साथ रहती है, अलग होती है, ये सब चीजों पे डिपेंड करेगा। अभी तो बहुत दूर है। लेकिन माहौल तो योगी जी के समर्थन में एक बार फिर बनता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो योगी जी के समर्थन में, योगी जी को कमान दिए रहेंगे, तब तो वो बना ही रहेगा। और अरे सर, योगी जी आप से बताइए, कमान लेके योगी जी से कमान कैसे ले लेंगे, आप बताइए। मैं तो, मतलब मेरी तो कल्पना से भी परे है लोक कि योगी जी से कोई कमान लोकसभा में ले ली थी यूपी ना? में ले सकते। नहीं सर, वो लोकसभा में क्या है कि वो टिकट विकट देने को लेके था, लेकिन विधानसभा में तो मुझे नहीं लगता कि सेंटर इतना हस्तक्षेप अपना कर पाएगा। विधानसभा में तो यही डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं है, देखिए, योगी जी के ऊपर उन्होंने पता नहीं कौन-कौन से कितने सारे लोग बैठा रखे थे वहाँ आपके सीएम ऑफिस में, वो सारे के सारे रवाना कर दिए गए। 7 लोग रवाना किए गए वहाँ से, अच्छा। 1-2 नहीं। अमित शाह के 7 लोग वहाँ से रवाना किए गए हैं, इंक्लूडिंग चीफ सेक्रेटरी। ये पैटर्न कोई अकेले यूपी का नहीं है, सभी जगह का है। हम्म। भारतीय जनता पार्टी में अपनी जो उनकी अ, राज्य सरकारें हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री को बिल्कुल अपने सबॉर्डिनेट की तरह ट्रीट किया जाता है। योगी जी को वैसे ही ट्रीट करने का प्रयास करते थे, योगी जी ताबे नहीं आते थे तो फिर टेंशन्स होते थे। उसी टेंशन में ये वन अपमैनशिप का चलता था। उस वन अपमैनशिप में अब योगी जी हो गए हैं वहाँ के सुप्रीमो। अब उनको असल आप में टच नहीं कर सकते। ये लोकसभा चुनाव के बाद से ही सब चीजें बदलनी शुरू हुई हैं। एक तरह का वो टेस्ट ही हो गया, और ये भी जान लिया इन लोगों ने कि भाई इतना बड़ा जो लॉस हुआ है कि अपनी मेजोरिटी भी नहीं आ पाई, वो सारा सारा यूपी से ही हुआ है, सारा का सारा लॉस। ये भी तो बात है, हकीकत है ये तो। क्योंकि और भी अंदर के लोग बता रहे थे मुझको कि योगी जी ने हम्म। कह दिया था, योगी जी ने स्पष्ट कह दिया था कि भैया, भाजपा की पहचान जो है वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से है, और आप हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से छोड़ देंगे अगर, तो बुरा हाल होगा। हम्म। और वो बुरा हाल हुआ। वापस हिंदुत्व राष्ट्रवाद पर आए महाराष्ट्र में, हरियाणा में आपको पूरा लाभ मिल गया। हाँ, बाईपोल में देखिए, और यूपी बाईपोल में ही में देख कितना लीजिए। जल्दी चेंज हुआ। यूपी में ही से शुरू हुआ था, यूपी में एकदम से कितना बड़ा चेंज आया 4-6 महीने में ही। सही बात है। और योगी जी का तो जो अब लग रहा है, मुझे लगता है कि ये उनकी अपनी रणनीति है, कोई उन्हें ऐसा तो है नहीं कि किसी ने कहा है। अपनी रणनीति है कि सब मैं तो अब ऐसे ही करने वाला हूँ, खुल के करने वाला हूँ, तो वो खुला बोल रहे हैं। जब वो अंदर विधानसभा के अंदर यही बात कह दे रहे हैं, तो उसमें कुछ राय नहीं है कि साहब अब रामकृष्ण और बुद्ध की नीतियों से चलेगा प्रदेश, औरंगजेब और बाबर की नीतियों से नहीं। इससे ज्यादा खुला स्टेटमेंट और क्या हो सकता हाँ, ये तो है, ये बिल्कुल एजेंडा सेट हो गया।
यही एजेंडा अगर कायम रहेगा और थोड़ा सा हिम्मत करेंगे, अगर मोदी जी वक्फ अमेंडमेंट ले आएंगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एफिडेविट दे देंगे, ये कह उस और बल्कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करना है, उसको रिपील कर देंगे, कुछ इस तरह के काम करेंगे तो उनकी स्वयं की लोकप्रियता जो है वो शिखर पर पहुंच जाएगी, ऐसा उन्हें मानना चाहिए। और हम लोग भी तो उनके हितैषी ही तो हैं, हम तो यही चाहते हैं कि भाई लोकप्रियता शिखर पे पहुंचे, उल्टे पुल्टे काम करके अपनी लोकप्रियता को मत गंवाओ। हाँ सही बात है, कुछ नहीं रखा ये सब, सबका साथ सबका विकास, बेकार की बातें हैं सब, फालतू की। हरियाणा में आपने तो हरियाणा का चुनाव निकट से देखा था। हरियाणा में हाँ जीत का एक कारण ये था, एक बड़ा कारण था कि ये जो दंगाई किसान हैं, इनको आपने हरियाणा में घुसने नहीं दिया। ये एक बड़ा कारण था। किसानों के खिलाफ तो जनता में सेंटीमेंट है सर, लोग बोलते नहीं है। अब आप एक बताइए कि ये 10-11 महीने से बैठे हुए हैं वहां पे और रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। जो आदमी 10-12 महीने में 5-7 बार वहां से निकलता है फैमिली के साथ, या उसे जब ट्रैफिक में जाम और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि साहब इधर से नहीं, गाड़ी इधर से घुमा के ले जाओ, फिर गालियां देने लगते हैं लोग। यहाँ गाजीपुर में जब इनका गाजियाबाद वाला बॉर्डर है जो दिल्ली का, गाजीपुर वाला, जब यहाँ चल रहा था ये कोविड के समय, इनका 1 साल तक चला था, मैं कहूँ वहां के जो आरडब्ल्यूए वाले लोग थे वो उतर आए थे धरने प्रदर्शन पे कि यार इन्हें हटाओ यहाँ से। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे आरडब्ल्यूए वाले। तो वो क्या समझ रहे हो कि आप वो किसानों, इन किसानों को के हित में वोट करेंगे? वो इन लोगों के जहां ये कहेंगे उसका उल्टा वोटिंग होगा। कहीं भी तो इनका सफल लेना सर, 3 स्टेट में प्रभाव था इनका, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, तीनों जगह साफ। तीनों के विधानसभा चुनाव उसके बाद ही हुए हैं, किसान आंदोलन के बाद ही। तब देखिए रिजल्ट बिल्कुल उल्टे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है इनकी, कोई मानता नहीं है इनकी। और गांव में जाइए, लोगों के सेंटिमेंट्स इनके खिलाफ है। वो तो देखा ना टिकैत कैसे भागा और उसको कोई सपोर्ट नहीं मिला। दूसरी बात, जब ये राहुल गांधी जा रहे थे संभल और इनको गाजियाबाद पे रोका गया था, तो उस वक्त लोग क्या क्या गालियां दे रहे थे राहुल गांधी को। हाँ वो तो वीडियो है, खूब पब्लिक बड़ी परेशान थी, खूब वीडियो आए हैं उसके। तो वो तो खैर राहुल गांधी को तो जाना ही नहीं था, वो तो नाटक कर रहा था। जिसे जाना होता है वो सर ऐसे थोड़ी करता है कि घोषणा करता है हम ऐसे जाएंगे वैसे करेंगे। वो उस तरह से जाते हैं अपना, जिस तरह से जाना होता है जाओ आप मिलने के लिए, जिस तरह जाना है, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन इन तमाशा ज्यादा करना होता है इन लोगों को, तो ये तमाशा ही करना चाहते थे। पार्लियामेंट से उठे थे, पार्लियामेंट में वापस बैठ गए जाके, तमाशा ही तो किया इन्होंने। भाई वहां से चले, ये गाड़ी में बैठ गए और फिर वापस वहीं आ गए 2 घंटे बाद, हल्ला गुल्ला करके। वो तो सब एक मीडिया का वो है, मीडिया अटेंशन लेने का वो है, और कोई इससे ज्यादा थोड़ा ही था इन लोगों का। प्रियंका साथ में थी, दोनों बहन भाई। वैसे दोनों बहन भाई में क्या चल रहा है, क्या सर समाचार है? अब मैं तो, मेरे भी दिल्ली में एक पत्रकार मित्र हैं हमारे, वो बता रहे थे कि रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ सकते हैं दिल्ली की किसी सीट से। वो बड़े घूमते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ा एक्टिव है अपने क्षेत्र में, ये कह रहा था कोई मेरे से। मैंने कहा यार अच्छा। हाँ मैंने कहा यार विधानसभा चुनाव, उन्होंने वीडियो भेजा मुझे कि देखो जा रहे हैं वो, पता नहीं कौन सी उधर ही कहीं साउथ दिल्ली की या कोई कॉन्स्टिट्यूंसी, वहीं पे किसी कार्यक्रम में गए हुए थे और वहां मीडिया वालों से भी बात कर रहे थे और वहां कांग्रेस वाले भी पहुंचे हुए थे। तो मैंने कहा कि यार ये तो पूरा खानदान इनका राजनीति में आ जाएगा, कोई बचा ही नहीं अब तो फिर। वो अब तो बस रेहान जैसे ही 25 साल का होगा वो भी आ जाएगा। हाँ वो भी आ जाएगा। तो वो तो बच्चे क्योंकि अभी एज को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, तो वो इसलिए भी नहीं आ रहे हैं। यही होगा सर, और क्या होना है। तो परिवार चलते की चलते पार्टी दिल्ली है। चुनाव के बारे में भी बात कर लीजिए साहब, क्या चल रहा है आपके नीचे? दिल्ली चुनाव में सर अरविंद केजरीवाल जो है वो इस बात को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि साहब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बड़ा खराब हो रहा है, महिलाओं के साथ ये होती है, चैन स्नैचिंग हो रही है, पुलिस हमारे पास में नहीं है, तो हम जनता की अदालत लगाएंगे, महिलाओं को न्याय दिलवाएंगे। तो स्वाति मालीवाल ने तो कह दिया कि उस जो महिला अदालत आप लगाओगे उसमें जो है वो जज विभव कुमार को बनाओगे क्या? मजेदार होगा सर चुनाव इस बार। दिल्ली का चुनाव आप देखिएगा, बड़ा मजेदार होगा। जैसे मैं लगातार 2 साल तक ये भी कहता रहा कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पे नजर रखिए, बड़ा दिलचस्प होगा। अब की बार मुझे लग रहा है कि दिल्ली में भी मजेदार होने वाला है। और ये आम आदमी पार्टी वाले अपनी पहली दूसरी लिस्ट से ही इन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये नर्वस हैं,
तो चुनाव मुझे लग रहा है कि दिल्ली का जोरदार होगा, एकदम आमने सामने की टक्कर होगी। कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है, या तो बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी, सीधे मुकाबला होने वाला है। सेंटिमेंट्स बन रहे हैं लोगों के, समझ रहे हैं लोग सब चीजों को। केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित को खड़ा करने की बात कर रहे हैं और प्रवेश वर्मा को खड़े करने की बात हो रही। संदीप दीक्षित का तो डिक्लेयर ही हो गया, प्रवेश वर्मा का अभी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन प्रवेश वर्मा ने बाकायदा ऑफिशियली बयान दे दिया है कि मैं नई दिल्ली से लड़ने के लिए मैंने कह दिया है। दरअसल क्या है, प्रवेश वर्मा के मन में ये चल रहा है कि अगर सरकार बनेगी तो तेरा चीफ मिनिस्टर का नंबर लग सकता है, अपने फादर की तरह। तो प्रवेश वर्मा जो है इसलिए चाहता है कि अगर मैं किसी तरह केजरीवाल को हरा दूं उसकी सीट से, तो फिर बीजेपी में मेरी हवा बन जाएगी। तो ये प्रवेश वर्मा खुद इंसिस्ट कर रहा है कि मुझे नई दिल्ली से लड़ाओ, हालांकि उसका कोई क्षेत्र नहीं है, उसका तो आउटर दिल्ली में ही बनता है, उधर ही। और नई दिल्ली में तो कोई जाट है नहीं। हाँ, और नई दिल्ली में दरअसल क्या है, नई दिल्ली में ज्यादातर जो है सरकारी कर्मचारी वगैरह इस तरह के जो ये बड़ा लो वोटिंग होता है यहाँ पे। 50%, 51% बड़ी मुश्किल से पहुंच पाता है नई दिल्ली में, क्योंकि सारे सरकारी ये आवास और ये सब वो हैं वहां पे ज्यादातर नई दिल्ली सीट में। तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रवेश वर्मा के मन में कहीं ना कहीं से ये है कि भाई अगर मैं वहां से जीत गया और मैंने केजरीवाल को हरा दिया तो मेरा अब नहीं तो आगे के लिए मतलब दावा बन जाएगा दिल्ली में चीफ मिनिस्टरशिप का। ये मुझे ऐसा लग रहा करेक्ट। तो चलिए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।